जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? समीपस्थ, नज़दीक वाले वर्णों का मेल होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरे विसर्ग संधि। आज हम व्यंजन संधि के बारे में बात करने वाले हैं। जब किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में हमारा जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और जो उत्तर पद होगा उसका पहला वर्ण या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, और उन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। देखिए, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। पहला वर्ण होगा व्यंजन और उसके आगे या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। व्यंजन संधि को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ हम कुछ पाणिनीय सूत्रों का उल्लेख करेंगे जिनसे संधि को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला नियम है शचुत्व का नियम। स्तो सचुना शचु। स्तो सकार और त्वर्ग, स दंते स और त्वर्ग त थ द ध न। इनके आगे अगर श तालव्य और त्वर्ग च छ ज झ य आ जाए तो श की जगह श हो जाएगा और त्वर्ग की जगह च्वर्ग हो जाएगा। अब त्वर्ग की जगह च्वर्ग होने का मतलब क्या है? त की जगह च, थ की जगह छ, द की जगह ज, ध की जगह झ और न की जगह य। देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, पहले स वाला मनसा। मनसा में पीछे कौन है? स, और आगे है चलती का च। तो नियम के अनुसार दंत्य सकार को तालव्य शकार हो जाए तो देखिए, मनश्चलती हमारा बना क्या? मनश्चलती। ये देखिए, फिर रामस। रामस में हमारे पास क्या है? स, और आगे शेते का श, तो स की जगह क्या होगा? श होगा। रामस शेते। देखिए, आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं जिससे कि हमें हमारा विषय बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, आगे हमारे पास है मनसः चंचलम। मनस, मनस में स हमारे पास है और चंचलम का च। अब तक हमारे पास ऊपर च भी आया है, श भी आया है, आगे च हमारे पास है, तो स को क्या होगा? श हो जाएगा। श को श हो जाएगा। और मनस चंचलम, हरीश जमा सेते, हरीश शेते। हमारे पास चार उदाहरण ऐसे बनते हैं जो स को श हो जाता है। आगे देखिए, त्वर्ग से च्वर्ग बनने का नियम देखिए आगे कैसे बनता है। सत जमा चित। सत में त हमारे पास है और आगे च है, तो त की जगह क्या आएगा? त को हमारा हो जाएगा च, तो बना सच्चित। सत जमा चरित्र। सत में त और आगे च, तो त की जगह होगा च, सच्चरित्रम। सत जमा चरित्रम, सच्चरित्रम। उत जमा चारणम। त के आगे कौन है? हमारे पास उत में त है और आगे चारण का च है, तो हो जाएगा उच्चारणम। सत जमा जन। अब यहां देखिए, अब तक हम ऊपर त को च कर रहे हैं क्योंकि आगे जो आ रहा है वो च्वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है।
अब च्वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, तो देखिए क्या होगा, त की जगह क्या होगा, तीसरा ही होगा। ज सज्जन, क्या बना, सज्जन। उत्तजमा ज्वलम, आगे ज है, उज्ज्वलम, उत्तजमा ज्वलम उज्ज्वलम। आगे चलिए, आगे हमारे पास दूसरा जो नियम आता है वो है स्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु। अब वहां पर हमारे पास था स और त्वर्ग, यहां पर है, यहां भी वही वृत्ति आएगी, यानी कि स और त्वर्ग पहली साइड में, इधर की साइड में होगा, और इधर वाली साइड, दूसरी साइड हमारे पास रहेगा श और त्वर्ग, श और त्वर्ग। जिस तरह से वहां स और त्वर्ग को श और च्वर्ग हो रहे थे, यहां पर श और त्वर्ग होंगे। उदाहरण देखिए जिससे कि हम आसानी से इसको समझ सकें। पहला उदाहरण हमारे पास है रामस जमा षष्ठ। रामस, रामस में सह आगे शाह, तो स की जगह हमारा क्या होगा, श हो जाएगा। रामस षष्ठ। हरीश जमा टीकते, हरीश जमा टीकते, स के आगे ट आ गया, तो क्या होगा, स की जगह श हो जाएगा, हरीश टीकते। आगे देखिए, त्वर्ग से त्वर्ग बनने के लिए तत् जमा टीका, तत् का त और टीका में ट, तो त्वर्ग के आगे त्वर्ग है, तो त की जगह हो जाएगा ट, तट्टीका। उत जमा डयनम, ड जो होता है वो त्वर्ग में आता है, तो क्या होगा, तो तीसरा उड्डयनम, उत्तजमा डयनम उड्डयनम। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा जो नियम है वो है जसत्व संधि, झलाम जशोअंते। अब हमें पाणिनीय व्याकरण के प्रत्याहारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अगर हो तो यह बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पद के अंत में झल के स्थान पर जश हो जाता है। अब झल क्या होते हैं, झल में आते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और उसके साथ होंगे श, स और ह, यानी कि हमारे 5 वर्गों में से 4-4 वर्ण, 5 चौका 20 और 4 ये हो गए 24, टोटल 24 वर्ण जो हैं वो झल में आते हैं, और उनकी जगह होना किसको है, जस को, जिसमें क्या क्या है, ज, ब, ग, ड और द, यानी कि 5। उन 24 के योग में कहीं भी होगा कुछ तो ये 5 होंगे। जैसे जिस भी वर्ग का कोई वर्ण होगा तो उसकी जगह कौन आएगा, जैसे चवर्ग में से ज, पवर्ग में से ब, क्वर्ग में से ग, त्वर्ग में से ड और त्वर्ग में से द, यानी कि हर वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। देखिए कैसे होगा, वाक जमा ईश, वाक जमा ईश। अब यहां पर क्या है, वाक में क वर्ग का पहला वर्ण है और आगे क्या है, स्वर है, तो क की जगह कौन होगा, इसी वर्ग का तीसरा, तो वर्ग का तीसरा कौन है, ग, तो बनेगा वागीश। जगत जमा ईश, त वाले वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होता है, द, तो बनेगा द, जगदीश। फिर सुप जमा अंतः, सुप वर्ग का पहला है और आगे स्वर है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होगा, प, फ, ब होगा, और ब होने के बाद हमारे पास हो जाता है सुबंत, सुबंत। आगे देखिए,
अच जमा अंतः, अच च्वर्ग का च है, तो च्वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होगा? च, छ, ज, हमारे पास होगा ज, तो बना अजंतः। दिक् जमा अंबरः, दिक् क्वर्ग का पहला, तो पहले को कौन सा होना है? तीसरा, तो क्या होगा? ग, दिगंबर। दिक् जमा गजः, दिग्गजः, दिक् जमा गज, दिग्गजः। आगे चलिए और देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं। सत जमा धर्म, शत जमा धर्म। अब तक हमारे पास स्वर आ रहे थे, लेकिन अब क्या आएगा? देखिए, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों वर्ण थे उसमें, तो यहाँ क्या है? हमारे पास चौथा वर्ण है, पहले के आगे चौथा आ गया, तो त वाली लाइन का तीसरा वर्ण हम यहां करेंगे, तो होगा द। सद्धर्म, सत जमा धर्म, सद्धर्म। अप जमा जम, प वाले वर्ग का तीसरा कौन होगा? ब, प वर्ग का तीसरा कौन होता है? ब। अप जम, अब जम, प को होगा ब, अब जम। चित जमा रूपम, त वाली लाइन, तीसरा वर्ण द, चिद्रूपम, द होगा तो बनेगा चिद्रूपम। आगे चलिए, चौथा नियम हमारा है चरत्व नियम। खरी च एक सूत्र है, खरी झलाम चर शिव। अब किसी भी वर्ग के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के दूसरे, हमारे पास कौन कौन है? किसी वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा, और या फिर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण, या फिर श, श, श आ जाए, तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे होगा? हमारे पास है सद जमा कार, सद जमा कार। नियम हमारा कहता था कि द हमारे पास यहां आया है और इसके आगे कौन है? क, पहला वर्ण है, तो द वाले वर्ग का पहला वर्ण कौन होगा? द वाले वर्ग का पहला वर्ण होता है त, तो द की जगह हो जाएगा त, तो बना सत्कारः। लभ जमा शते, लभ जमा शते, लभ में भ है, द्वितीय वर्ण है और आगे स आया हुआ है, तो इस वजह से भ की जगह कौन होगा? भ, भ वाली लाइन का पहला वर्ण कौन है? प, तो भ की जगह आएगा प। लप्ष्यते। दिग जमा पाल, दिग, ग किसका है? क्वर्ग का तीसरा है, क्वर्ग का तीसरा ग है, तो क होगा इसकी जगह, बन जाएगा दिक्पाल। दिग जमा पाल, दिक्पाल। आगे चलिए, मोनुस्वार। अनुस्वार कैसे होता है? देखिए, मोनुस्वार, यदि किसी पद के अंत में म आ जाए और उसके आगे कोई भी व्यंजन आ जाए, हल, हल होते हैं सब व्यंजन होते हैं भाई, हल, हल जो प्रत्याहार है उसमें टोटल व्यंजन होते हैं सारे। पद के अंत में म हो और उसके आगे कोई भी व्यंजन आ जाए तो म की जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं संस्कृत का कोई वाक्य जब हम देखते हैं तो बीच में अनुस्वार होता है सब के ऊपर, जहां भी म का उच्चारण होता है, लेकिन वाक्य के अंत में जब अंतिम वाला पद होता है वहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई व्यंजन नहीं आया हुआ। जैसे हरीम जमा वंदे, हरीम एक पद है और उसके अंत में कौन है? म है, तो पद के अंत में म हमें मिल गया और आगे व जो है वो एक व्यंजन है, तो हरीम के मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। हरीम वंदे, हरीम वंदे। आगे देखिए,
अहम जमा गच्छामि, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो रखा है भाई, यहाँ है अहम जमा गच्छामि। तो क्या करेंगे हम, अहम का जो म है ये पदांत है, पद के अंत में है और आगे व्यंजन है, तो हम क्या करेंगे, अहम के म को अनुस्वार कर देंगे और हो जाएगा अहम गच्छामि। अब आगे चलते हैं, परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण, पर मतलब दूसरा, दूसरे पद का पहला जो होगा उसी तरह का हो जाएगा हमारा। अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर अगले वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब देखिए यहां हमारे पास कैसे होगा, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस अनुस्वार को उस वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। जैसे संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, यहां पर अनुस्वार है और आगे कौन आ गया, प, तो प वाले वर्ग का कौन है पांचवा, म, यहां पर हम करेंगे संस्कृतम पठति। अम जमा कित, अम अनुस्वार है, आगे कौन आ गया, क आ गया, तो क वाले वर्ग का पांचवा कौन है, ग, क वाले वर्ग का पांचवा कौन है, ग, तो अंकितः। सम जमा कल्पः, सम अनुस्वार है, आगे कौन है, क, तो वर्ग का पांचवा कौन है, ग, संकल्पः। अम जमा चितः, अम जमा चितः, स्वर्ग का पंचम वर्ण कौन है हमारे पास, य, स्वर्ग का पंचम वर्ण कौन है, य, अंचित। कुम जमा ठित, कुम जमा ठित, जो ठ है वो ट्वर्ग का है और ट्वर्ग का पंचम वर्ण कौन है, ण, ट्वर्ग का पंचम वर्ण कौन है, ण, तो बना हमारा कुंठित। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। चलिए एक और छोटा सा सूत्र आ रहा है, लत्व, ल विधान है यहां पर, तोरली, त्वर्ग से परे यानी कि त्वर्ग के आगे अगर ल आ जाए, पहले हमारे पास इधर होगा त्वर्ग और जमा में आ जाए ल, तो त्वर्ग के सभी व्यंजनों की जगह होगा ल भाई। देखिए कैसे होगा, उत जमा लंघनम, उत में त, आगे आ गया ल, तो त की जगह होगा ल, उल्लंघनम। बहुत आसान नियम है ये, उल्लंघनम। आगे देखिए तत् जमा लीन, तत्, तत् का त और लीन का ल, तो त की जगह हो जाएगा ल, बना तल्लीन। उत जमा लिखितम, उत का त, लिखितम का ल, तो त की जगह होगा ल, उल्लिखितम। उत जमा लेख, उत में तह और आगे लेख का लह, तो त की जगह हो जाएगा ल, उल्लेख। अब देखिए अब तक तो हमें त आगे आया हुआ था, अब आ रहा है हमारे पास न, महान जमा लाभ। अब महान में जो न है तो वो भी त्वर्ग से, त्वर्ग से है भाई, लेकिन पंचम वर्ण है, उसका भाव तो देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा, उसकी जगह ला तो होगा लेकिन अनुनासिक उसकी अनुभूति करवाने के लिए आ जाएगा। तो यहां पर जो हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं वो न का भाव देने के लिए लगा रहे हैं कि न को भी ये ना लगे कि भाई मैं तो बिल्कुल ही खो दिया यहां से। तो महान जमा लाभ, महान लाभ, महान लाभ न नहीं बोलेंगे लेकिन न जैसी ध्वनि आएगी, महान लाभ। विद्वान जमा लिखती, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, न की जगह ल हो जाएगा विद्वान लिखती। आगे चलिए, आगे हमारा नियम है, षत्व का नियम है।
देखिए, यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, श से पहले, यानी कि इधर होगा हमारे पास, इधर हमारे पास क्या होगा, यहां हमारे पास होगा श। श कौन सी साइड होगा, इधर वाली साइड, और इससे पहले इधर की साइड वाले में अंतिम जो वर्ण होगा या तो किसी वर्ग का पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो या फिर चौथा वर्ण हो, या फिर र, ल, व और ह हो, तो श की जगह पर छ हो जाता है। देखिए, अब हमें देखना पड़ेगा, यहां दो नियम आ जाएंगे भाई। जैसे एतत् शोभनम, यह हमारे पास तय आ गया और यहां हमारे पास श आ गया शोभनम का, ठीक है। तो श की जगह हो जाएगा छ, श की जगह छ हो जाएगा इस नियम से। तो फिर कंडीशन हमारे पास दूसरी बन गई है, तय जमा में छ। अब चलो पहले वाले नियम पे, स्तोष चुना चु, त्वर्ग के आगे च्वर्ग आ गया है, च्वर्ग कौन, छ, तो तय की जगह कौन होगा, छ। दो नियम हमारे यहां लगेंगे, पहला नियम सच्छो अटी वाला और दूसरा नियम स्तोष चुना चु वाला, स्तो चुना चु, ये वाला नियम भी यहां पर आएगा, वो इस तय की जगह पर चय करेगा। आगे चलिए, तत्जमा श्रुत्वा, तत्जमा श्रुत्वा, श को हो जाएगा छ और तय को हो जाएगा च, तच्छ्रुत्वा। कैसे बोलेंगे, तच्छ्रुत्वा, श को छ और तय को च। आगे चलते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कोई वर्ण बीच में आके बैठ जाता है, आगम होता है और वो मित्र की तरह होता है। जो आदेश होता है किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा होना हो, वो आदेश होता है, वो शत्रु की तरह होता है। और जब कोई वर्ण आकर आराम से बीच में बैठ जाए उसे आगम कहते हैं और वो मित्र की तरह होता है। देखिए, यदि हर्स्व स्वर के पश्चात, हर्स्व स्वर के पश्चात छ आ जाए तो उसके पहले च का आगम हो जाता है, छे च, छे च, यानी कि छ को च आगम हो जाता है। किसी वर्ग में किसी वर्ण का, पद का अंतिम वर्ण जो है वो हर्स्व स्वर है। यहां थोड़ा सा नियम अलग आ रहा है, हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां क्या है, पहले स्वर आया हुआ है उसके बाद व्यंजन आ रहा है छ, तो च का आगम हो जाएगा। जैसे तरु जमा छाया, तरु में जो ऊ की मात्रा है वो हर्ष की है, इस ऊ की मात्रा है ये, तो यहां पर क्या होगा, च आ जाएगा। तरु छाया, अनु जमा छेदः, अनु में जो हमारे पास, अनु में जो आया हुआ है ऊ, ऊ की मात्रा कौन सी है, हर्ष उकार की, तो आगे छ है तो आ जाएगा च। तरु छाया के बाद अनुच्छेद, परिजमा छेद परिच्छेद, परिजमा छेद परिच्छेद। आगे चलिए, आगे हमारा एक और नियम आ रहा है, र का लोप और पूर्व स्वर को दीर्घ होना। सूत्र हमारा है रोरी। यहां पर क्या है, यदि इधर भी र है और इधर भी र है, यानी कि र जमा में र आ जाए, ये वाला र जो होगा वो हलंत वाला होगा, ठीक है, यहां इसको हलंत लगा हुआ है, तो ये वाला जो र है हलंत वाला है और ये वाला र जो है वो स्वर युक्त है। तो यहां क्या करना है, जब दो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो पहला जो र है यानी कि पहले पद का अंतिम जो र है उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, और जो उससे पहला स्वर है, उससे पहला जो स्वर हमारे पास है जहां तय में अ है, जैसे यहां पर, वो दीर्घ हो जाएगा।
अंतर्जमा राज्यम अंताराज्यम, अंतर्जमा राज्यम अंताराज्यम। निर्जमा रोगः निरोगः, अक्सर हम कैसा लिखा देखते हैं, निरोग ऐसा लिखा देखते हैं भाई। जहां भी देखेंगे ना कहीं लिखा होगा तो ये निरोग लिखा होगा, वो हमेशा गलत होता है। जब हमारे पास निर्जमा रोग है तो इस र के आगे ये र है, इस र की वजह से ये र चला जाएगा और इस स्वर को हो जाएगा दीर्घ, यानी कि बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। अब जैसे नियम क्या है, जैसे मान लो किसी बच्चे के हाथ में कोई चीज है और वो कीमती है, हम उससे वो लेना चाहते हैं, एकदम डायरेक्ट अगर उससे छीनने की कोशिश करेंगे तो वो रोएगा। तो हम कोई छोटी चीज उसके हाथ में देंगे और उस बड़ी चीज को हम ले लेंगे, यानी कि उसके स्थान पर कोई ना कोई फायदा तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। अब ये जो र है इसको हम यहां से हटा रहे हैं, तो ये अंत वाला कहेगा भाई मैं तो नहीं छोड़ रहा इसको, तो इसको लालच क्या दिया गया भाई, तेरा जो स्वर है उसको हम दीर्घ कर देंगे, बना अंताराज्यम। निर्जमा रोग निरोग, निर्जमा रवः, र के आगे र नीरवः। अब ये चीज हम बहुत देखते हैं, इसकी जगह हम लिखा हुआ देखते हैं कई जगह पर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ऐसा लिखा हम देखते हैं भाई, जो अक्सर ऐसा देखा जाता है। ये वाला शब्द हम हर जगह देखते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, अब हमारे पास उदाहरण आगे है। जो अंतर का र है वो राष्ट्रीय के र के कारण लुप्त हो जाएगा और स्वर को होगा दीर्घ, तो अंतरराष्ट्रीयम ये हमारा बनता है अंतरराष्ट्रीयम। अंतर्जमा राज्यम, अब एक और देखिए उदाहरण देखिए, अंतर्जमा राज्यीय, अंतरराज्यीय। अब अंतर्जमा राज्यीय हमने कहा, अब इसकी जगह क्या होंगे, हम लिख देंगे उठा के, इसको बना के लिख दें अंतरराज्यीय, हम इसको लिखें अंतरराज्यीय। ऐसे देखा होगा हमने लिखे हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमारा नियम क्या कहता है कि र के आगे र आ जाए तो पहले र का लोप हो जाएगा और स्वर को दीर्घ हो जाएगा, तो बनेगा अंतरराज्यीय। चलिए आगे चलते हैं, एक और नियम हमारा बचा हुआ है, न को न होने का नियम। कई जगह हम देखते हैं कि न से न हो जाता है। कैसे, अट कुप वांग नुम वयवायपि, अट, अट में सारे स्वर और 4 व्यंजन आ जाते। कुप, कु से क्वर्ग, पु से पवर्ग, आंग से आ और नुम के प्रत्याहार के वर्ण आने से इन वर्णों का व्यवधान होते हुए भी न की जगह न हो जाता है। देखिए कैसे, छात्राजमा नाम, छात्राजमा नाम, हमारे पास क्या है भाई, यहां पर र आ गया, र से आगे अगर न आएगा तो न हो जाएगा। नरा नाम, अब देखो नर, नरा हमारे पास है और आगे नाम है। अब वैसे तो र के आगे सीधा न नहीं है, बीच में कौन है, आ, आंग है, तो लेकिन फिर क्या होगा, व्यवधान होने के बाद भी न की जगह न हो जाएगा, नाराणाम। ऋषि जमा नाम, ऋषि जमा नाम, ऋषि नाम, यानी कि षष्ठी विभक्ति में जो रूप बनता है उसमें अगर र री इत्यादि कुछ भी होता है, उससे परे जब न आ जाता है तो उसको नाम हो जाता है, नाम हो जाता है। जैसे जैसे एक और उदाहरण हम देख रहे हैं, बाल का नाम हम देखते हैं, बाल का नाम। अब यहां बाल का जमा नाम, यहां तो नाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई र और श या री नहीं है। कौन कौन होने चाहिए, र, री और श, ये 3 अगर हैं, इनसे परे न आता है, उनके बीच में चाहिए सारे आ जाएं, कुछ भी आ जाए, फिर भी न को न होगा।
तो बालका नाम में हमारे पास ना तो र आ रहा है, ना री आ रहा है और ना ही श आ रहा है, इसलिए यहां पर नहीं हुआ भाई। अब देखिए, अब यहां आ गया रामेण, रामेन, रामजमा इन है, रामेन बन गया, यहां पर हमारा बना रामेन। अब र से परे वर्ग का मैं है, होगा, रहने दो, क्योंकि वो कहता है कि पर्ग आ जाए, क्वर्ग आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, उनसे परे भी न को हम क्या कर देंगे, न कर देंगे। तो रामेण तृतीया विभक्ति में बनता है रामेण। छात्र का छात्रेण, छात्र का छात्रेण। गज का गजेन बनता है, अश्व का अश्वेन बनता है, बालक का बालकेन बनता है, क्योंकि वहां पर ना तो र आया है, ना री आया है और ना ही श आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सूत्रों के माध्यम से हमारी जो ये संधि है वो बहुत आसान हो गई। इनका अभ्यास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।